एंटीनेटल और प्रीनेटल केयर, ये आप लोग को जो वाइवा का प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट और एंटीनेटल एडवाइस, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, इतना ही है। इस वीडियो पे फर्स्ट विजिट में क्या क्या चेक करना पड़ता है, हिस्ट्री क्या कलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन क्या चेक करना है, इन्वेस्टिगेशन क्या करना पड़ेगा, और सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट विजिट में क्या क्या, फर्स्ट विजिट छोड़ के जो बाकी विजिट में कौन सा हिस्ट्री कलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन करना है एंड इन्वेस्टिगेशन करना है, ये वीडियो पे पता चलेगा। सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिस्टमैटिक माना एक तरीका है, ओके। प्रेग्नेंट वुमन को सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो उसमें दो चीज इन्वॉल्वमेंट होती है। नंबर वन, केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई रिस्क को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड इज एग्जामिनेशन, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज ए जनरल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में इसमें भी हम लोग को पता चलेगा हाई रिस्क क्या क्या है। एडवाइस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। एम्स क्या क्या है? पहले हाई रिस्क केसेस को फाइंड आउट करेंगे, और सपोज इनकेस पता चला जाता है तो अर्लीस्ट से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पता चल जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए मौका ढूंढेंगे। और कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। मदर को शिक्षा देना पड़ेगा। जब भी आप एएनसी ओपीडी में देखा होगा तो डेमोन्स्ट्रेशन की चार्ट्स और डायग्राम्स वगैरह लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मदर क्राफ्ट क्लासेस। मतलब वो एक शिक्षा, मतलब आप पेशेंट को समझा सकते हैं सो दैट उनका डर निकल जाए, और वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ से वो डिलीवरी करवाएगा, टाइम क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी। नॉर्मली सब लोग नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं, बट इन केस सिजेरियन के लिए पहले इलेक्टिव है क्या है, वो सब कुछ अब डिस्कस करना पड़ेगा। एंड न्यूबॉर्न को कौन केयर देखभाल करेगा वो भी पूछना पड़ेगा। फाइनली फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना पड़ेगा। जब एक बच्चे के ऊपर हो ना, तो एक बच्चे भी होने के बाद भी यू हैव टू आस्क देम कौन सा वाला फैमिली प्लानिंग फॉलो करना है। सपोज इन केस वो लोग अबॉर्शन करना चाहते हैं बिकॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, तो एमटीपी के लिए आप एडवाइस देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नॉर्मल प्रेगनेंसी लेके आना है, अच्छे माँ अच्छे बच्चे बनने, बस इतना ही बहुत काफी है। क्राइटेरिया ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसी आर, ये एक्चुअली डिलीवरी के बाद ही नॉर्मल प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, उसके पहले ही नहीं कंफर्म होगी। नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है? सिंगल बेबी होगा और टर्म मतलब 38 to 42 वीक्स में पैदा होगा, एंड वेट है 2.5 kg के ऊपर होगा, एंड नो मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस विल बी देयर। एंटीनेटल चेकअप हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही बताता है, इस चार्ट में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले वो कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, और जैसे कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है तो मैनेजमेंट भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। और हेल्दी आउटकम्स मतलब रिजल्ट क्या होना चाहिए? बच्चा अच्छे से पैदा होना चाहिए और माँ भी अच्छे से डिलीवरी होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन आना नहीं चाहिए। दोनों का वेलबींग उसमें चेक करना है। एएनसी पे जब भी मदर आती है उसको सबसे पहले विजिट के बारे में बताना है। रजिस्ट्रेशन मतलब पंचकरण कब करना पड़ता है? सबसे पहले 12 वीक्स मतलब पहला 3 महीना का अंदर में उसका पंचीकरण लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट विजिट कब है? 12 सप्ताह के पहले। दूसरा विजिट 14 से 26 वीक्स के बीच में सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 28 to 34 वीक्स के बीच में होता है, फोर्थ में 36 वीक्स एंड टर्म। इजीली आपको याद करवाने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक विजिट, सेकेंड में एक, थर्ड में एक, एंड फोर्थ में फाइनली 36 वीक्स के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकता है, तो उस समय में एक विजिट होना चाहिए। ये एक्चुअली सप्लीमेंटेशन वगैरह एंटीनेटल एडवाइस में आती है, बट बात ये है आज प्रीनेटल केयर का बोलेंगे तो केयर बस उसमें क्या क्या करना पड़ेगा बता देंगे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सप्लीमेंटेशन में फोलिक एसिड टैबलेट्स है। पहला 3 महीना मीन्स लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स का अंदर में 400 माइक्रोग्राम देता है। दिस इज टू प्रिवेंट दी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मतलब कभी ब्रेन दिखाई देगा, कभी स्पाइनल कॉर्ड बाहर दिखाई देगा, तो वो वगैरह प्रिवेंट करने के लिए उसको फोलिक एसिड टैबलेट देता है।
बट जो आयरन टैबलेट किसको देता है, वो 12 वीक्स खत्म हो गया, उसके बाद जो है माँ का, जो प्रेग्नेंट लेडी का आयरन का जरूरत पड़ता है, सो आयरन टैबलेट दिया जाता है फ्रॉम 14 वीक्स। सो गवर्नमेंट क्या करता है, IFA आयरन फोलिक एसिड कितना देता है, इट इज 180 टैबलेट्स बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो 180 टैबलेट्स। सो अनीमिया पेशेंट है उसको डबल डोज दिया जाता है। फर्स्ट विजिट में क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहले प्रेगनेंसी डिडक्शन टेस्ट, प्रेगनेंसी है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, उसके टेस्ट के पहले क्या क्या चीज को याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 ये है फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन। सो जो यूरिन पास करना चाह रहे हैं, मतलब बिस्तर से उठने के बाद जो पहला यूरिन है वही सैंपल बनेंगे। एंड दूसरा क्लीन एंड ड्राई कंटेनर यूज करना पड़ेगा। तीसरा है ये जो विंडो है, ओके जो टेस्ट विंडो कहता है उसको, फॉर एग्जाम्पल वेट आई शो यू, दिस इज व्हाट द विंडो इज, ये यहाँ पर इसको टेस्ट विंडो कहते हैं, यहाँ टच नहीं करना, मिडिल पार्ट ऑफ द स्ट्रिप है ये, राइट। सो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रेगनेंसी टेस्ट आती है, बट बात ये है यहाँ पर टच नहीं करना, दिस इज कॉल्ड एज ए टेस्ट विंडो। सो ड्रॉपर यूज करना पड़ेगा यूरिन उसमें डालने के लिए। 5 से 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा यूरिन ड्रॉप लगाने के बाद। वो कवर के ऊपर लिखा रहेगा कितना मिनट्स क्या है, उसका नियम कानून लिखा रहेगा, तो उसको फॉलो करना है। अब फाइनली 30 मिनट्स के बाद यूरिन निकालने के बाद उसको करना, चेक नहीं करना है, सो गलत रिजल्ट आने का चांसेस होता है। सो कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखो नॉन प्रेग्नेंट में एक ही लाइन होगा, सी दिस इज एक लाइन है, दिस इज अंडर कंट्रोल। सो प्रेग्नेंट में 2 लाइन होगा, मीन्स इट इज कंट्रोल एक है टेस्ट एक है। सो 2 लाइन जब आ जाएगा इसका मतलब प्रेग्नेंट है। सो याद रखना 5 से 10 मिनट के ऊपर रिजल्ट को चेक करना नहीं है, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है, बट उसका कवर के ऊपर लिखा रहेगा, उसका बेसिस में आपको जाना पड़ेगा। प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है किसी किसी केसेस में। सो ये केस है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तभी भी देखो उसको प्रेगनेंसी नहीं, ऐसी नहीं बोल सकता है। सो यहाँ पर ये किट में देखो 5 मिनट दिया गया है, रिमेंबर दिस, तो इफेक्टिव इन द मॉर्निंग ओनली। सो दिस इज वॉट द कंट्रोल एक रहेगा, सो इसका मतलब वो नेगेटिव है। ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव। ओके फाइन। कब कब फॉल्स पॉजिटिव आती है, ओवेरियन ट्यूमर है, ओवेरियन ट्यूमर, ओवरी में ट्यूमर है, कैंसर है, तो HCG उसमें सेक्रेट होती है। और सर्टेन मेडिकेशन है, फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में ओवरी से ओवम निकलने के लिए वो लोग एक टैबलेट देते हैं, क्लोमिफेन टैबलेट्स करके, तो उस समय में क्या होगा, कभी कभी उसी के कारण से भी HCG प्रोड्यूस होती है। सो इन दैट केस ऑल्सो ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है वो। HCG कभी कभी डिलीवरी के बाद भी होगा और मिस कैरेज में भी होगा। सो डिलीवरी हो गया और तुरंत कैसे प्रेगनेंसी हो गया मत सोचना, ये हैव टू मतलब अल्ट्रासाउंड करके उसको चेक करना पड़ेगा। मिस कैरेज अबॉर्शन हो गया उसके बाद भी उसको तुरंत तो नहीं होगा, तभी भी उसको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखाई देगा, बट वी हैव टू वेट। सो फॉल्टी किट, किट में कुछ गड़बड़ है। और फाइनली प्री मेच्योरली, कभी कभी हम लोग उसका 5 मिनट का नहीं, पहला ही मिनट में चेक कर लिया, दूसरा मिनट में चेक कर लिया, मतलब अननेसेसरी और जल्दी चेक कर लिया, वी हैव टू वेट टिल वो टाइम जो दिया गया है। सो ये सब कुछ होने के बाद यूरिन ड्रॉप लगाने के बाद 5 मिनट से 10 मिनट अकॉर्डिंग टू द कंपनी किट, उसके बाद चेक करेंगे, डबल लाइन आ जाएगा, प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाई देगा। ओके नेक्स्ट इज ये हम लोग देख लिया। अभी फिलअप MCP कार्ड एंड ANC रजिस्टर। MCP कार्ड ये है, तो MCP का मतलब है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है। ये पहली विजिट में आता है, माँ के पास, मतलब माँ आती है ANC विजिट में, उसको तुरंत भर के उसको देना पड़ेगा। फैमिली आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, उनका पति का नाम क्या, एड्रेस क्या है, उसका उम्र क्या है, ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा। हम लोग इसकी डिटेल ही पढ़ेंगे आगे वाला स्लाइड्स में। प्रेगनेंसी रिकॉर्ड, ओके प्रेगनेंसी में क्या क्या मतलब इसका ID जो दिया गया है, LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको बनाना पड़ेगा, राइट। और प्रीवियसली उसको कोई प्रॉब्लम था वो देखना पड़ेगा, और लास्ट डिलीवरी कहाँ पर हुआ, इंस्टीट्यूशन में नहीं तो होम में, JSY रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, और JSY रजिस्ट्रेशन होगी तभी उसको पैसा मिलेगी, जब BPL कार्ड कम मैंने BPL कार्ड उनके पास है, उसको पैसा चाहिए तब JSY में उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और बर्थ रिकॉर्ड, डिलीवरी होने के बाद बच्चे को नाम क्या है,
कब फायदा हुआ, उसका वजन कितना था, लड़का था लड़की था, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है वो पता करना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन, सो इंस्टीट्यूशन में आंगनवाड़ी वर्कर किसके अंडर में से उसको कांटेक्ट में मिला, आशा और क्लिनिक पीएचसी, ये सब कुछ उसका डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। रेगुलर चेकअप इन द एसेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखो एक रजिस्ट्रेशन है, ये कब करना पड़ेगा, डेट है, सपोज 1 तारीख है, यहाँ 7 है, ये 2021 है, इस प्रकार की रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ता है, सबसे पहले पहला 3 महीने के अंदर में करना पड़ेगा। यहाँ 3 एंटीनेटल विजिट्स होगा, ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक, और यहाँ से 26 सप्ताह तक दूसरा, और यहाँ 36 वीक्स तक तीसरा है, और लास्ट में चौथा भी कर सकते हैं, यहाँ डेट लिखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड और यूरिन, ओके, ब्लड और यूरिन किसके लिए चेक करते हैं, एल्बुमिन और शुगर के लिए चेक करते हैं, 5 महीने के बाद चेक करेंगे, दैट विल बी वेरी फाइन, बट फिर भी स्टार्टिंग में है या नहीं है वो भी चेक करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर हर विजिट में यहाँ पर चेक करके लिखा जाएगा, दिस 120/80 इस प्रकार की। वेट चेक करना पड़ेगा, यहाँ देखो 10 से 12 किलो का वेट होती है, सो वेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो, दूसरा में 5 और तीसरा ट्राइमेस्टर में 5, टोटल मिला के 11 से 12 किलो होता है। इंजेक्शन टीटी नहीं है, अभी टीडी आ गया है, टीडी इंजेक्शन का बीच में 4 सप्ताह, कोई भी वैक्सीनेशन के बीच में 4 सप्ताह का डिफरेंस होना चाहिए, पहला लगा दिया और फिर दूसरा के बीच में दूसरा महीना में लगाना पड़ेगा। सो ये चौथी और पांचवी में लगाता है, बट अभी नियम आया है, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जा रहा है तो पहला वाला लगा देंगे, उसके बाद 4 सप्ताह के बाद दूसरा वाला है। आयरन टैबलेट, इट इज 180 टैबलेट्स बिफोर डिलीवरी, और आफ्टर डिलीवरी भी 180 टैबलेट्स है। अनिमिया है, डबल डोज मिलेगा उसको। और खाना वगैरह कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ रात में उसको सोना चाहिए, और आयोडेस्ट सॉल्ट खाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, खाना ज़्यादा बढ़ा के खाना पड़ेगा। ये एंटीनेटल केयर है। सो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अंदर भी पढ़ेंगे, बट इतनी ज़्यादा नहीं, इसमें क्लियरली दिया गया है, इसलिए इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस है क्या है प्रीवियस प्रेगनेंसी में, ये मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज प्रीवियसली होगा तो अभी भी होने का चांसेस है। एपीएच मतलब एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब 28 वीक्स के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी को ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होती है, वो में है या नहीं है वो चेक करना है, सपोज है टिक करना पड़ेगा। एक्लाम्सिया, झटका हुआ नहीं है, राइट। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, मींस बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ गया है, और अनीमिया है, एचबी कम है, ऑब्स्टेट्रिकल डिलीवरी होते समय में बेबी डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, पोस्टमार्टम हेमरेज है, राइट, और एलएसईएस हुआ है, और कंजेंटल अनोमली बच्चे में कुछ गड़बड़ हुआ, और कोई अदर्स है वो लिखना पड़ेगा। दीज आर द ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन प्रीवियस हिस्ट्री में लेते समय में ध्यान देना है। और पास्ट हिस्ट्री, उसका कोई मतलब ये प्रेगनेंसी के रिलेटेड में नहीं है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आस्थमा है, हार्ट डिजीज है, ये अदर्स कोई भी है तो ये पूछना पड़ेगा, ये मेडिकल हिस्ट्री है एक्चुअली। और एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करेंगे, जनरल कंडीशन में हार्ट का हार्ट रेट चेक करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मर्मर तो नहीं है, लंग्स में उसको क्लियर साउंड आ रही है देखना पड़ेगा, ब्रेस्ट सॉफ्ट है क्या वो चेक करना पड़ेगा, निपल वगैरह चेक करना है। ये एंटीनेटल विजिट है, ये विजिट में पहला विजिट में क्या है, सेकंड विजिट में क्या है, थर्ड विजिट में क्या है, चौथा विजिट में क्या है, क्योंकि 4 विजिट तो WHO बोलता है, तो वो विजिट के अनुसार में क्या है देखना पड़ेगा। कोई कंप्लेंट्स है, यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ कंप्लेंट्स लिखेंगे। पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, मैंने पहला आई होगी तो 12 वीक्स में, फिर दूसरा बार आई होगी 26 वीक्स में, इस प्रकार की जो भी वीक्स है वो लिखना है। वेट कितना था, ओके, यहाँ पर 50 किलो था, यहाँ पर 52 किलो था, जो भी वेट है वो लिखना पड़ेगा। पल्स रेट है 88 पर मिनट, जो भी बीपी 120/80। पेलार, पेलार आंख में चेक करता है कहीं खून की कमी है क्या करके, अनीमिया है। एडिमा, सूजन है कहाँ पर है वो लिखना पड़ेगा। जॉन्डिस पीलिया है वो चेक करना है। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करेंगे, फंडल हाइट चेक करेंगे, ओके। सो सिम्फाइसिस प्यूबिस रहेगा तो 12 सप्ताह, अम्बलिकस रहेगा 24 सप्ताह, और जो जिपी स्टर्नम के नीचे रहेगा 36 वीक्स का आसपास में होता है। लाई, बच्चे कैसे है, सीधा है, टेढ़ा है, नहीं तो हॉरिजॉन्टल है, ओके, दैट इज अ लाई। प्रेजेंटेशन, बच्चे को कौन सा वाला प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे है, हेड है ना तो बटेक्स है, सेक्रम है ना हैंड है, कुछ भी हो वो प्रेजेंटेशन है। फीटल मूवमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, बच्चा मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। और फीटल हार्ट रेट लाइक 122 160 तो होना चाहिए नॉर्मल, उसमें हार्ट रेट चेक करके करना पड़ेगा। पीवी इफ डन, पीवी नॉर्मली नहीं करते हैं बट फिर भी कभी करते हैं, वो बता दूंगी आगे का स्लाइड में। एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या जरूरत है, लैब इन्वेस्टिगेशन में एचबी, यूरिन एल्बुमिन, यूरिन शुगर, और एएनएम का सिग्नेचर है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप देख लो, यहाँ पर देखो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब कंफर्म हुआ है,
और HbA1c कब देखा है, ब्लड शुगर क्या देखा, ये है। सो दिस इज व्हाट द एंटीनेटल दिस थिंग, प्रीनेटल हमें इस वीडियो के बारे में बता रहा है। बट फिर भी एमसीपी कार्ड के पीछे में भी कुछ कुछ है, बस जस्ट हाईलाइट करना है। दिस इज अ पोस्ट नेटल केयर के बारे में, पोस्ट नेटल केयर में क्या क्या कंप्लेंट्स है ये लिखेंगे, केयर ऑफ द बेबी में क्या क्या गड़बड़ था ये चेक करेंगे, न्यूबॉर्न केयर, डेंजर साइंस क्या है, डिटेल्स ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या है, और बच्चे में क्या क्या देना पड़ेगा टिल 6 महीना, ये इस प्रकार की आपको इसमें दिया जाता है। सो एंटीनेटल रजिस्टर और एमसीपी कार्ड में दोनों एएनएम नहीं तो कोई भी वहां पर स्टाफ है वो एंट्री मारना चाहिए। सो ये एंटीनेटल रजिस्टर में यहाँ पर नाम लिखना है और पूरा रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये दोनों हो गया, पहला दोनों हो गया, और तीसरा है एमसीपी कार्ड, उसको भरने के बाद उसको दे देना है। और एक सेफ मदरहुड बुकलेट है, इट इज गिवन टू द मदर। ओके, वो उसमें क्या होगा, ये सेफ मदरहुड का जो फ्रंट पेज है ये, इसमें क्या रहेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कब कब करना पड़ेगा, ठीक है, एंटीनेटल चेकअप कब आना पड़ेगा, एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या होता है, ठीक है, ये टेटनस टॉक्सिन नहीं है, टेटनस डिप्थीरिया इंजेक्शन कब लगाना पड़ेगा, फोलिक एसिड कब खाना पड़ेगा, आयरन फोलिक एसिड, डाइट क्या क्या खाना पड़ेगा, और कुछ गड़बड़ है, डेंजर साइंस है तो क्या क्या है, राइट, और कहाँ से जाना पड़ेगा, ये डिटेली एंटीनेटल एडवाइस में नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ, बट ये जस्ट मैं आपको दिखा दिया। ओके फाइन। नेक्स्ट है पास्ट एंड द प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ एनी इलनेस और द कॉम्प्लिकेशंस इन दिस प्रीवियस प्रेगनेंसी। सो ओके, या हियर इट इज। सो ये दो तीनों हो गया है, अभी हम लोग प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, व्हाट इज दिस इज हिस्ट्री में नाम, डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन, एड्रेस, वही तो हम लोग ऑलरेडी कार्ड में देख लिया। एज के बारे में क्यों पूछता है, बिकॉज टीन एज, ओके, 13 14 15 16 17 18 19, 19 को उम्र के नीचे में जो होगा वो हाई रिस्क में आती है। एल्डरली मतलब उम्र, उम्र कितना होना चाहिए, 30 के ऊपर होगा। प्राइमी मतलब इट इज अ फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उसका एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा में प्रॉब्लम हाई रिस्क में आता है, दैट इज वाई इट इज एज इज इंपॉर्टेंट टू नो। ग्राविडा का मतलब है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, पैरा का मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ किसको कहते हैं, 28 सप्ताह के बाद जो होती है वो चाइल्ड बर्थ कहते हैं। उसका पहले क्या होता है, अबॉर्शन होता है। फॉर एग्जांपल 40 सप्ताह में 2 भाग डिवाइड करेंगे, 28 के लेस में 28 के ऊपर है, ओके, सो इसको अबॉर्शन कहेंगे, यहाँ पर उसको पैरा पैरिटी चाइल्ड बर्थ कहेंगे। ग्रैंड मल्टीपेरा ये हाई रिस्क में आता है। ग्रैंड मल्टीपेरा मतलब क्या है, 4 बच्चों को पैदा करके रखा है, तो उसी को ब्लीडिंग जाना होने का चांसेस होते हैं डिलीवरी के बाद। बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री मीन्स 4 बार 5 बार वो मतलब 3 से ऊपर अधिक बार वो मिसकैरेज हो गया, मतलब अबॉर्शन हो गया है, तो उसके लिए ये देखना है। सो ग्राविडा है जस्ट जिस्ट नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है, कितनी बार प्रेग्नेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अबॉर्शन हो कुछ भी हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सप्ताह हो 2 सप्ताह हो, बट फिर भी वो प्रेगनेंसी में ही आता है। जी से डिनोट किया जाता है, जैसे नल्ली ग्राविडा, नल्ली मतलब नेवर बीन प्रेग्नेंट, प्राइमी का मतलब फर्स्ट टाइम, ग्राविडा का मतलब प्रेगनेंसी, प्राइमी मैंने फर्स्ट टाइम, मल्टी मैंने प्रीवियसली प्रेग्नेंट हुआ, और वो अबॉर्शन हो कुछ भी हो बट प्रेग्नेंट हुआ। बट नल्ली पैरा, पैरा का मीनिंग वो 28 सप्ताह के बाद डिलीवरी हुई है, नल्ली का मतलब कभी भी 28 सप्ताह के बाद में डिलीवरी नहीं हुआ, बट हो सकता है वो अबॉर्शन हुआ हो, उसमें काउंट हो सकता है। बट बात है मल्टी पैरा का मतलब बच्चा पैदा किया कंप्लीटली, जितना पैदा किया, ओके। सो पार्ट्रुवेंट का मतलब है जो वुमन इन द लेबर, एंड प्यूपेरिया, प्यूपेरियम को कहता है जो लेडी जिसमें प्यूपेरियम में रहते हैं उसको प्यूपेरिया कहता है। ओके, पैरा का मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ है, जितनी बच्चे पैदा हुआ मतलब पैदा किया है, पैरा पी से डिनोट करता है। ये P2+1 ऐसे लिखा रहेगा तो क्या डिनोट करता है, आप लोग यस पुट में जाएंगे तो सब में चार्ट उठा के खोल के देख लेना, वहीं पर P2+1 लिखा रहेगा। फर्स्ट डिजिट किसको बोलता है, चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं, कितना बच्चा पैदा हुआ मीन्स 28 सप्ताह के बाद कितना बच्चा पैदा हुआ, और सेकेंड डिजिट किसको, अबॉर्शन को कहता है। सो ये भी सी डी भी कभी कभी लिखा रहता है किसी किसी इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर ऐसी नहीं है बट फिर भी किसी किसी में लिखा रहेगा। सो व्हाट डज दैट मीन इज, ये स्टैंड्स फॉर टर्म है, टर्म का मतलब 37 to 42 वीक्स, और बी स्टैंड्स फॉर प्री टर्म, प्री टर्म का मतलब 28 to 37 वीक से बीच में जब बच्चा पैदा होता है वो, और सी का मतलब अबॉर्शन है, और डी का मतलब है बच्चे कितना जिंदा है। सो उसमें नंबर लिखा रहेगा 1 2 नहीं तो 0 इस प्रकार के लिखा रहेगा, तो उसका मतलब ये टर्म है, ये प्री टर्म है, ये वाला अबॉर्शन है, लास्ट में नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रेजेंट अलाइव राइट नाउ। सो ये हिस्ट्री हो गया। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली प्लानिंग के लिए सोचना पड़ता है ना। सो लो फिकंडिटी का मतलब है डिलीवर मीन शादी के बाद
बहुत लंबा टाइम पे वो प्रेग्नेंट होता है। सो इन दैट केसेस फैमिली प्लानिंग उनको भी सिखाना पड़ेगा, मना नहीं कर रहा है, बट बात ये है इट इज लो फेकेंडिटी, सो यू डोंट हैव टू वरी मच। बट हाई फेकेंडिटी मतलब जैसे शादी हो गया, बच्चा पैदा हो गया, मतलब नेक्स्ट 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 होते रहेगा तो प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। सो यू हैव टू एजुकेट देम। रिलीजन नो मैटर, नो प्रॉब्लम, बट कभी कभी कार्ड में लिखा रहेगा तो लिखना का जरूरत नहीं है, बट फिर भी यू हैव टू। ऑक्यूपेशन ऑफ द मदर, मदर की क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऑक्यूपेशन मांग रहे हैं? क्योंकि माँ फिजिकल वर्क जो करती है उस समय में उसको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था, नहीं तो ऑक्यूपेशनल हजार नहीं लेना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल एक नर्स मान लो, नर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उस समय में ओटी में काम करते समय में लंबा समय में खड़ा होगा तो क्या होगा, पैर पूरा सूज जाएगा, बिकॉज ग्रेविड यूट्रस के कारण से वजन पूरा, ब्लड पूरा नीचे जाएगा। ओके, और इसी के कारण से वो वाला पूरा ये होगा। सो स्ट्रेस को थोड़ा कम करवाने के लिए बोलना पड़ेगा। सो हस्बैंड की क्या जरूरत है उसको ऑक्यूपेशन को पूछने के लिए, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को पता चलेगा। ठीक है, सपोज वो लो इकोनॉमिक स्टेटस है तो अनीमिया है, प्री एक्लाम्शिया है, प्री मेच्योरिटी, ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एडवाइस देना चाहते हैं वो इकोनॉमिकल बेसिस में। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन के लिए हम क्या बोलते हैं, बादाम खा लो, काजू खा लो, ये हाई प्रोटीन है। सो रिच पीपल को वही बोलेंगे, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो कम रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, मूंगफली खा लेंगे, दैट इज ऑल्सो अ पुअर आलमंड्स है, बट आलमंड वो भी है, राइट। सो मूंगफली खा लो बोलते हैं ना, तो इसलिए हमको ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, वो है प्रेगनेंसी कितना में होते हैं, 40 हफ्ते के आसपास में होती है। सपोज एक सप्ताह में 3 दिन का ऊपर कंप्लीट हो जाता है उसको पूरा सप्ताह माना जाता है। और एलएमपी मतलब लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी टाइम पे क्या होता है ना, मेंसेस पांचवा दिन, तीसरा दिन याद ही नहीं रहता, पहला दिन किसी के साथ रिलेट करते हैं, इसलिए हम लोग उसको लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड फर्स्ट डे को माना जाता है। ओके, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उसी से ही चेक किया जाता है। याद रखना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का रहा है, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, ओके, दिस इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स काटते समय में बंद कर दिया, बंद करने के बाद एक ब्लीडिंग आती है, उसको बोलते हैं विथड्रॉवल ब्लीडिंग। विथड्रॉवल ब्लीडिंग का मतलब है ब्लीडिंग होगी, बट वो ओवुलेशन के बाद जो निकलती है वो नहीं है, मेंस्ट्रुअल ब्लीड नहीं है वो। सो इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद 4 से 6 सप्ताह तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद जो मेंसेस आती है उसको एलएमपी में काउंट किया जाएगा। सबसे बेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, इज गोइंग टू बी द एक्यूरेट वन, विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कंप्लेंट्स क्या क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, तो वो पूछना पड़ेगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सोना कैसे है, उनका बबल मूवमेंट्स क्या, पॉटी सही से कर रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो पूछना पड़ेगा। यूरिन वगैरह सही मात्रा में जा रहा है, इचिंग तो नहीं है, यूटीआई वगैरह होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो पूछना है। प्रेजेंट इलनेस, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रेजेंट इलनेस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई इलनेस है, ठीक है, वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ भी एक्सेस हो रहा है, तो उसको ऑनसेट कब शुरुआत हुआ, उसको ड्यूरेशन कितना दिन हुआ है, ओके, कितना 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जो भी है उसका डेज में काउंट करना पड़ेगा। सिवियरिटी का मतलब डिग्री, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, उसकी बेसिस में सीवियरिटी चेक किया जाएगा। कोई मेडिकेशन उसके लिए यूज कर रही है क्या, वो पूछना है। और कोई और चीफ कंप्लेंट्स है, मेजर कंप्लेंट्स है, वो भी लिखना है। सो प्रेजेंट प्रेगनेंसी में क्या क्या अप्रोक्सीमेटली मतलब पूछना पड़ेगा। हाइपर मतलब ज्यादा, एमिसिस माने वॉमिटिंग। सो एक्सेस वॉमिटिंग जो चल भी नहीं पाती है, खा भी नहीं पाती है, सो सो दैट हैज टू बी आस्क्ड। थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब ब्लीडिंग हुआ हुआ, बट बात ये है बट फीटस अलाइव रहता है उसमें, एक ही अबॉर्शन में जो बच्चा जिंदा रहता है वो थ्रेटेंड अबॉर्शन है। ओके, ब्लीडिंग रहे बट ज्यादा नहीं ही मात्रा में, बट थोड़ा से मतलब इट्स नॉट स्पॉटिंग ऑल्सो, थोड़ा बहुत उसको ब्लीडिंग होते ही है, थ्रेटेंड अबॉर्शन पूछना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है, पाइलाइटिस। पाइलाइटिस क्या होता है, जैसे जो क्या बोलते हैं, किडनी है, किडनी के बाद जो यूरिटर है, यूरिटर के जो अंदर में जो रीनल पेल्विस कहता है ना, ये वाला जगह, तो यूरिन यहाँ से बाहर आना चाहिए ब्लैडर में। कभी कभी क्या होता है, यूरिन इसी में ही रह जाता है और ब्लैडर से वापस कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है यहाँ पर मुड़ गया, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है। सो इसकी कारण से यहाँ पर पूरी पूरी और रीनल पेल्विस में पूरी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको बोलता है पाइलाइटिस। उसका साइंस एंड सिम्टम्स पूछना है। तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होगा, पेशेंट यूरिन ज्यादा पास नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उसको, और पेन हो रही है, स्पेशली पीठ में पेन हो रहा है, ये सब कुछ उसका साइंस है। लास्ट ट्राइमेस्टर में अनीमिया पूछना पड़ेगा।
अनीमिया चेक भी करना इंपॉर्टेंट है। ओके, और प्री एक्लाम्शिया भी बीपी चेक करना है। एंटीपार्टम हेमरेज, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, वो पूछना पड़ेगा। ओके, 28 वीक्स के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। प्रीवियस एंटीनेटल विजिट्स, ऊपर लिखा था बुकिंग का मतलब रजिस्टर्ड। ओके, पंचकरण जो किया है उसको बोलते हैं बुक्ड मदर कहते हैं। और इम्यूनाइजेशन स्टेटस, जो टीकाकरण उसको लगी नहीं लगी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस में हमको टीकाकरण लगना नहीं लगना सोचना पड़ेगा। कोई मेडिकेशन में है वो लिखना जरूरी है। ओके, जैसे डायबिटीज का दवाई वगैरह ले रही है ना, तो बीपी का ले रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वो सब कुछ, स्पेशली डिलीवरी का समय में मैनेज करने के लिए। रेडिएशन एक्सपोजर, नॉर्मली 5 रैट्स कहता है। रैट्स का मतलब जो एक्सरे लेते हैं ना, 2 समय में रेडिएशन निकलती है, 5 रैट्स नॉर्मली रखता है, तो उसमें बच्चे में कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। 10 के ऊपर होगा वो बच्चे को कुछ असर पड़ेगा, उसको बोलते हैं टेराटोजेनिक कहता है। सो अर्ली प्रेगनेंसी में हुआ या नहीं हुआ पूछना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स में जब भी कुछ इस प्रकार की रेडिएशन होती है बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि वो समय में एम्ब्रियो बनती है, इसलिए बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और मेडिकल सर्जिकल कोई भी प्रॉब्लम हुआ है वो पूछना है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री किसको पूछेगा, पहले डिलीवरी हुआ हो उसकी को तो पूछेगा ना, तो इसी को बोलता है मल्टी ग्रेविडा में ही ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पूछेगा। प्राइमरी ग्रेविडा में पहला प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं पूछेगा। जो पहला लास्ट प्रेगनेंसी अभी प्रेजेंट प्रेगनेंसी के जो बीच में लंबी गैप होता है ना, तो वो वाला इंपॉर्टेंट में ध्यान देना। फॉर एग्जांपल लास्ट प्रेगनेंसी 10 साल के पहले हुआ, अभी प्रेजेंट प्रेगनेंसी हो गया, इसके बीच में कितनी लंबी गैप है, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। केयरफुल सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रेगनेंसी एंड लेबर पे। मिनिमम स्पेसिंग फर्स्ट बर्थ एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी इज 2 years। ओके, यूजुअली एक बच्चा पैदा होने के बाद, ओके पैदा हो गया और दूसरा बच्चा पैदा होने तक 3 साल का इंपॉर्टेंट गैप चाहिए। सो यहाँ पर पैदा इसका नहीं बोल रहा है, इट इज 2 years बोल रहा है। सो सरकार क्या बोलता है, उसमें 3 साल की बर्थ स्पेसिंग होना चाहिए। सो जब भी आप लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसमें ये लिखा रहता है, सीरियल नंबर है, ईयर एंड डेट। ईयर एंड डेट में देखो, ये सबसे पहले पुराना वाला 2011 में था, ये 2011 जुलाई में हुआ था, उसके बाद अभी रिसेंटली 2013 में जुलाई तक हुआ है इसका डिलीवरी। बट प्रेगनेंसी इवेंट, इवेंट का मतलब है क्या कुछ हुआ नहीं हुआ। सो यहाँ पर मिस कैरेज हुआ, मतलब अबॉर्शन हो गया 8 सप्ताह में। यहाँ पर अनइवेंटफुल, दिस इज द व्हाट, नॉर्मल लिखता है ना, नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अनइवेंटफुल लिखना पड़ेगा। इट इज वेल कवर्ड एंटीनेटली अनइवेंटफुल। नॉर्मल की जगह में अनइवेंटफुल मतलब कोई असंभावना नहीं हुआ है, दिस इज नॉर्मल ऐसे लिखता है। सो लेबर में, यहाँ पर लेबर तो होगा ही नहीं क्योंकि अबॉर्शन है, ये अनइवेंटफुल। और यहाँ इवैक्यूएशन डन बिकॉज इट इज अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस वेजिनल डिलीवरी बिकॉज ये नॉर्मली में आ रहा है। और यहाँ प्यूपेरियम भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर बेबी बॉय 2.5 किलो में हुआ, ओके, और बच्चा रोया अच्छा से, और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हुआ, अलाइव एंड वेल। सो उसके बाद जो डिलीवरी होने के बाद सेम है, सेम रिपीटेडली एज इट वॉज फोर्थ सेट। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या पूछना पड़ेगा, साइकिल रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब है 28 दिन में, अभी इस महीने में आया, नेक्स्ट महीने में, दूसरा महीने में आया, तीसरा महीने में, रेगुलर, इट इज कॉल्ड ए साइकिल। ओके, सो ड्यूरेशन कितना है, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, जो भी दिन हुआ, ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो लेस देन 80 ml होता है, मतलब 60 to 80 ml आसपास में ये टोटली जो ब्लड फ्लो होती है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन दैट। ओके, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इंपॉर्टेंट, वही मैंने बोला, वो किसी के साथ वो लोग अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहीं त्योहार में गया होगा और जो पहला दिन आया उसके साथ जोड़ के वो लोग बता देते हैं, बट तीसरा दिन चौथा दिन तो बनेगा नहीं। इतना ही याद रखना, पहला दिन मेंसेस हो रहे हैं वो समय में ओवुलेशन होगा ही नहीं, राइट। ओवुलेशन कब होगा, मेंसेस का पहला दिन से लेके 14 दिन के बाद ओवुलेशन होती है। फिर भी हम लोग को LMP इसलिए अप्रोक्सीमेटली हम लोग को ध्यान, मतलब कैलकुलेट करने के लिए करना पड़ता है। ईडीडी कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेगली फॉर्मूला है 1812 में उन्हें दिया है। ये में 9+7 एक तरीका है उसको करने के लिए, 9 मंथ्स ऐड करना 7 डेज, नहीं तो 12 महीना में -9 महीना माइनस करो प्लस 7 दिन ऐड करो, सेम प्रोसेस है। ओके, यहाँ पर 12 महीना ऐड नहीं है, डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी का जो महीना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जनवरी महीना है, जनवरी के साथ 9 महीना ऐड कर रहे हैं और 7 दिन ऐड कर रहे हैं। बट यहाँ पर सेम है, यहाँ 12 महीना में आप
वो महीना को माइनस कर रहा है, राइट। तो माइनस करेंगे, बाकी बचेगा कितना है, तो वही यहाँ पर आपको बनेगा। ओके, सो सेम, बट दिस इज द कॉमनली व्हाट वी यूज इट ईडीडी बनाने के लिए। सो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या ट्यूबरकुलोसिस है, राइट, और डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आस्थमा है, वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा। सर्जिकल हिस्ट्री में क्या जनरल सर्जरी हुआ है, नहीं तो गायनोकोलॉजिकल कुछ सर्जरी हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। से कोई कोई लोग प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहे तो ट्यूबेक्टमी हो गया होगा, उसको ट्यूबल अनस्टोमोसिस भी करता है, सो दैट इज ऑल्सो गायनोकोलॉजिकल दिस थिंग। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर ट्यूबेक्टमी कर दिया होगा, कभी कभी उसको फिर निकालने के बाद इसको जोड़ता है, इसको बोलते हैं ट्यूबल अनस्टोमोसिस। ओके, सो दैट इज ऑल्सो सर्जरी, सो एवरी सर्जरी हैज टू बी मेंशन क्लियरली। फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्लड डिस्क्रेजिया मीनिंग है ब्लड डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस प्रकार की ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो होती है उसके बारे में बताना है, मैंने पूछना है। हेरिडिटरी डिसीज, जेनेटिक डिसीज में किसी को प्रॉब्लम हो गया हो, नहीं तो ट्विंस, वो सब कुछ उसको पूछना है। पर्सनल हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव, एज आई टोल्ड यू कॉन्ट्रासेप्टिव, फॉर एग्जांपल ओरल पिल्स खा के खत्म कर दिया, वो चाह रही है वो भी प्रेग्नेंट होने के लिए, सो क्या होगा, ओरल पिल्स खाने के बाद 2 सप्ताह के बाद थोड़ा से ब्लीडिंग आने लगेगा, सो विथड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। सो वो ओवुलेशन की, आई मीन सॉरी व्हाट इज दैट, मेंस्ट्रुअल की नहीं है। मेंस्ट्रुअल कब आती है, पिल्स खत्म कर दिया और 2 सप्ताह के बाद, रुकने के बाद विथड्रॉल आती है, विथड्रॉल के बाद 4 से 6 सप्ताह तक उसको वेट करना पड़ेगा, तभी उसको पहली बार आएगा, तो वो समय में ध्यान देना। स्मोकिंग मदर, स्मोक करती है, सो लो बर्थ वेट बेबीज बनने का चांसेस होता है। अल्कोहल पीती है तो तभी भी उसको लो बर्थ वेट बेबीज होती है। प्रीवियस हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है, इट इज ब्लड ट्रांसफ्यूशंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेपेटाइटिस बी भी कभी कभी पॉजिटिव होने का चांसेस होते हैं, इसलिए हमको ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ओके, कहीं कैंसर पेशेंट को मोस्टली कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स देते हैं, नहीं तो कुछ और भी प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर्स है तो उसमें भी देते हैं। कोई भी एलर्जी ड्रग है तो प्रेगनेंसी का समय में हड़बड़ी में अवॉइड, आई मीन नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले, और रेड पेन में वहां पर चार्ट में लिखा रहता है एलर्जी। और टेटनस, ओके, लगी नहीं लगी वो पूछना पड़ेगा, इट इज टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन। सो एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी डी किसको देता है, RH नेगेटिव मदर को देता है, सो अबॉर्शन हो रहा है तभी भी देता है, और डिलीवरी हो रहा है तभी भी देता है नेगेटिव मदर का, राइट, तो वो दिया नहीं दिया वो भी पूछना है। द नेक्स्ट वाला जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, सो ये पूरा इलनेस हम लोग देख लिया, अभी लेट मी टॉक अबाउट दी एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में ओबीस, मोटा है, नहीं तो एवरेज है, वो 3 है। सेम न्यूट्रिशन का हेडिंग में भी वही आती है, वो गुड है, एवरेज है, पुअर है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है इट्स मीडियम, ओके, 3 है, ये मोटापा है, राइट। हाइट है, शॉर्ट स्टेचर, विदेश में 5 फुट इज नॉर्मल, बट इंडिया में 4 इंच 7 फुट, ये इंडिया में वो नॉर्मल शॉर्ट स्टेचर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको कैलकुलेट करेंगे 140 सेंटीमीटर्स आती है, ओके, कन्वर्ट करेंगे 140 सेंटीमीटर्स आती है, सो इतना रहेगा, उसको छोटा पेल्विस होने का चांसेस होती है। छोटा पेल्विस है तो बच्चे को बड़ा बड़ा सिर रहे तो क्या होगा, सो डिस्प्रोपोर्शन, मतलब बच्चा बाहर पैदा, नॉर्मल पैदा करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हाइट को चेक करना पड़ता है। वेट नॉर्मली 11 से 12 किलो बनती है, राइट। कभी कभी LBS में भी पूछा जाता है, उस पे रिक्रूटमेंट क्वेश्चन में 24 LBS याद रखना, ओके। सो मान के चलो इट इज डबल, डबल द अमाउंट भी याद रखना, थोड़ा बहुत बड़ा है, राइट। सो पहला ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड में 5 और थर्ड में 5 किलो। सो रैपिड वेट गेन नहीं होना चाहिए, सपोज वेट बढ़ गया तो प्री एक्लाम्शिया मानते हैं। सो रैपिड गेन, वेट गेन कैसे पता चलेगा, सप्ताह में आधा किलो, नहीं तो महीना में 2 किलो को ऊपर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रही है, तो इसका मतलब प्री एक्लाम्शिया। प्री एक्लाम्शिया में क्या होता है, यहाँ पर E फॉर एडिमा, तो एडिमा होती है, एडिमा के कारण से वेट बढ़ता है। और कब सपोज वेट कम हो रही है, नहीं तो सेम है, स्टेशनरी का मतलब सेम है, सो क्या मान रहे हैं, कम हो रहा है, इसका मतलब IUD हो, बच्चा इंट्रायूट्रिन डिमाइस और डेथ, सो बच्चा अंदर जिंदा नहीं है, तो उस समय में वेट कम होते जाएगा। बट एट द सेम टाइम IUG आ रहा है तो वेट बढ़ ही नहीं रहा है, ओके, स्टेशनरी इट इज, सो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं।
लास्ट में ओबीस मदर है, कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशन का मीनिंग है प्रेगनेंसी में ही ये डायबिटीज आया है, कभी अबॉर्शन की, कभी पोस्ट मेच्योरिटी की, मतलब बच्चा नॉर्मल हुआ नहीं है, मतलब टर्म 42 वीक से पहले पैदा होना चाहिए, कभी कभी हो नहीं रहा, नॉर्मल निकल नहीं रहा है, राइट। शोल्डर डिस्टोशिया लेबर का समय में, बच्चों हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है क्योंकि माँ के पास में उसको फ्रीली ग्लूकोज भर के पड़ा था, बट पैदा होने के बाद वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, इसलिए पहले से उसको पता करके रेडी करना पड़ेगा। पेलार, पेलार कंजंक्टिवा में चेक करते हैं, लोअर कंजंक्टिवा में, लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। और टंग, जीभ बाहर दिखा लो ऐसे करके देखते हैं ना डॉक्टर, तो डॉर्सम ऑफ द टंग में देखता है। नेल बेड्स, नाखून में भी चेक किया जाता है, क्या इसमें पेल है ना, तो मतलब नॉर्मल है। जॉन्डिस मतलब पीलिया, पीलिया कहाँ दिखाई देगा, बल्बार कंजंक्टिवा, जो सफेदी होता है ना आंख में, स्क्लीरा, वहीं पर दिखाई देगा, और जीभ के नीचे दिखाई देगा, और हार्ड पैलेट, ओके, वो दिखा देती हूँ, नेक्स्ट वाला स्लाइड में आपको मिल जाएगा, और स्किन में भी पता चल जाता है। सो दिस इज व्हाट अनीमिया का चेक करना। अनीमिया का कहाँ चेक करेंगे, ये पैल्पेब्रल है, यहाँ पर इसको आंख को नीचे करके देखेंगे, यहाँ पर जो पिंक कलर है यहाँ पता चल जाएगा पेलार, दैट इज अ पैल्पेब्रल, पी फॉर पैलार और पी फॉर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। दूसरा डॉर्सम सरफेस, मतलब जीभ बाहर करो बोलेंगे तो ये लालपन दिखाना चाहिए, ये बहुत पेल रहेगा, इसका मतलब अनीमिया। नाखून है ये वाला, इसको क्यूटिकल कहता है, इसका मतलब इसको मतलब एक्स्ट्रा लेयर है, एक्सफोलिएटेड मतलब बेस लेयर है ये, बट फिर भी ये इसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये ट्रांसपेरेंट के कारण से ये जो नाखून नेल बेड में कैपिलरी ज्यादा होती है तो ब्लड सप्लाई होता है तब दिखाई देता है। सो ये इस प्रकार की लाल रंग रहेगा तो इसका मतलब वो अनीमिया नहीं है। पीलिया कहाँ से चेक करेंगे, जीभ के नीचे में चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, और प्लस एट द सेम टाइम हार्ड पैलेट, जो दांत के नीचे में ऊपर वाला जो ये वाला जो भाग है हार्ड पैलेट, यहाँ पर पीलिया दिखाई देगा। ओके, सो लुक एट दिस इमेज। और कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर बल्बा कंजंक्टिवा, जो सफेदी वाला जगह में यहाँ पर पीलिया दिखाई देगा। जो टंग, जीभ में, दांत में, गम्स और टॉन्सिल्स, ये मैल न्यूट्रिशन के कारण से क्या होता है, ग्लॉसआइटिस, ग्लॉस का मतलब क्या है, टंग, ओके, और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, सो जीभ पूरा सूज जाती है। स्टोमाटाइटिस मतलब, स्टोमा का मतलब ओरल म्यूकोसा कहता है, ओरल म्यूकोसा भी कभी कभी मैल न्यूट्रिशन कारण से ये भी सूज जाती है, तो वो खा भी नहीं पाती है, नंबर वन। और अभी प्रेगनेंसी में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पोस्टमार्टम पीरियड में उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। नेक वेन्स होता है, यूजुअली कार्डियक मदर में थोड़ा से मतलब डायलेट होते रहेगा। और थायराइड ग्लैंड और लिम्फ ग्लैंड्स को हाथ लगाकर पैल्पेट करके चेक करना पड़ेगा। सपोज वो पैल्पेट तो नहीं होना चाहिए, सो वो पैल्पेट करके देखेंगे तो वहां पर वो गिल्टी टाइप लगेगा, जिसका मतलब कोई इन्फेक्शन है वहां पर। हाँ, थायराइड की बात है, थायराइड में थोड़ा बहुत एनलार्जमेंट होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो HCG हार्मोन है ना, वो थोड़ा बहुत TSH का, जो थायराइड की जो हार्मोन होता है TSH है, इसकी थोड़ा से उस प्रकार की दिखती है, सिमिलर दिखती है। सो ये क्या कर रहा है, TSH ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या करेगा, थायराइड बहुत तेज से काम करने लगेगा, तो इसीलिए ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा से बढ़ते ही है, दिस इज नॉर्मल। एडिमा, एडिमा है क्या चेक करना है, दोनों पैर में चेक करना पड़ेगा, कहाँ चेक करना पड़ेगा, नॉर्मली देखो यहाँ पर जो मैलियोलेस है, ओके, यहीं से ये पूरा पार्ट में चेक करना है, एडिमा यहीं पर दिखाई देगा, ये साइड में वगैरह में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो ये पीडल एडिमा कहता है, यहाँ पर इसको एंकल एडिमा कहता है, ओके। और सपोज यहाँ पर पैर में उंगली लगा के अच्छे से दबा दिया 5 सेकंड तक, इस प्रकार की एक गड्ढा बनेगा, उसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। वेरिकोसिटी, वेरिकोसिटी का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड, लुक एट दिस वन, यहाँ पर कैसे ट्विस्ट हो गया, ये वेन पूरा ऐसे ऐसे मोड़ा, तो इसका मतलब ब्लड सीधा नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा, यहीं पर रुक जाती है, तो क्या बनती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सो यहाँ पर ये आगे का ब्लड सप्लाई नहीं देगा, तो ये क्या कलर बनेगा, व्हाइट लेग भी इसी से बनती है। ओके, सो दिस इज रिक्रूटमेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है, एक प्लग मेसिया, प्लग मेसिया एल्बाडोलेंस भी कहते हैं इसको, एल्बा मतलब व्हाइट, डोलेंस, ओके। सो दिस इज द वन वेरिकोसिटी, वेरिकोसिटी का मतलब ट्विस्टेड वेन्स होती है। एडिमा का कॉसेस तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो आती है ना, तो मतलब प्रेगनेंसी में
तो इसलिए हमको थोड़ा पता होना चाहिए। सो फिजियोलॉजिकल इज नॉर्मल। फिजियोलॉजिकल क्यों है? सपोज एक प्रेग्नेंट लेडी सीधा बहुत देर खड़ी है तो क्या होगा, नीचे से जो वीनस ब्लड वापस आना चाहिए था वो बहुत कष्ट उठा के प्रेशर इंक्रीज होगा तभी वो सीधा हार्ट में आएगा। तो इसीलिए ये फिजियोलॉजिकली में क्या होता है, तभी कभी उसका पैर में सूज जाती है। सो इसको डिपेंडेंट एडिमा भी कहता है, दैट इज नॉर्मल कहता है। बट पूरा शरीर में अनसर का कहते हैं, पूरा शरीर में एडिमा हो रहा है इसका मतलब उसका शरीर में एल्बुमिन तो ना के बराबर है। सो वो रूल आउट करना पड़ेगा। सो ये फिजियोलॉजिकल नहीं बनेगी। फेशियल एडिमा होती है तो थोड़ा बहुत होती है, वो दिखता है उसमें। और स्लाइट एंकल एडिमा, एंकल किसको कहता है? सो लुक एट दिस वन, दिस इज एंकल। ये साइड में यहाँ पर एंकल एडिमा होती है, मोस्टली राइट लेग में होता है क्योंकि हम लोग राइट लेग में ही ज्यादा सपोर्ट लेके खड़ा होता है। और फिजियोलॉजिकल एडिमा कब कहते हैं? जब उसमें यूरिन में प्रोटीन नहीं है तभी, राइट। और रेस्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत 8 घंटा रेस्ट ले लिया, उसको सूजन पूरा कम हो जाता है। और प्री एक्लाम्शिया का मतलब है, मतलब बीपी बढ़ता है प्लस एल्बुमिन यूरिन में आती है ना, तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन। सो आपको पहले पता करना पड़ेगा फिजियोलॉजिकल एडिमा है ना तो ये पूरा पैथोलॉजिकल एडिमा है। पैथोलॉजी है इसमें, क्या क्या पैथोलॉजी है? अनीमिया में भी होती है सूजन, राइट। हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपो माने कम, प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन की मात्रा एल्बुमिन है, ईमिया मतलब ब्लड। ओके, ब्लड में एल्बुमिन की कमी के कारण से होती है सूजन। हार्ट फेलियर में भी होती है क्योंकि हार्ट में क्या होता है, पंप नहीं कर पा रहे हैं तो फ्लूइड वापस जाना चाहिए था, वो ले नहीं रहे, जहां भी है वो मर्जी वहीं पर रुक जाती है, तो इसी के कारण से वो एडिमा होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम सेम, वो रीनल की प्रॉब्लम के कारण से हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बुमिया, इस प्रकार की सभी कंडीशंस में सबसे पहले इसमें एल्बुमिन की कमी, इसलिए वो सूजता है। सो ये पैथोलॉजिकल है या वो फिजियोलॉजिकल है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिस्टमिक में बीपी चेक करना पड़ेगा। अच्छा, बीपी चेक करते समय में ये रिक्रूटमेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साउंड विच यू कुड हियर ड्यूरिंग दी ब्लड प्रेशर? ओ कोरट कॉफ साउंड है ये। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो बीपी चेक करते समय में सबसे पहले पट 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 करके साउंड आएगा तो हम लोग उसमें 120 डालता है सिस्टोलिक, और 80 में आएगा वो बंद हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिसअपियरेंस ऑफ साउंड ऑफ कोरट कॉफ 5। देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 होता है कोरट कॉफ साउंड्स में। सो इसमें अलग अलग नाम है, यू डोंट हैव टू नो अबाउट इट, फिर भी मैंने एक बार आपको पढ़ा दे रही हूँ। ये पहला फेज में टैपिंग साउंड कहते हैं, दैट इज 120 स्टार्ट हो रही है। मैंने आप बीपी कफ लगा दी और उसमें स्टेथोस्कोप लगाने के बाद आपको सबसे पहले रिलीज करते समय में सबसे पहले यहाँ टिप 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 साउंड आती है ना, तो 120 आती है, दैट इज अ टैपिंग साउंड कहता है। और फेज 2 में स्विश करके मतलब ब्लड जाने लगेगा ना, तो क्योंकि रुका था ब्लड वो कफ के कारण से वो जाने लगता है, उसको फेज 2 कहता है। क्रिस्प साउंड मतलब फिर शार्प आने लगेगा, तो वो फेज 3 है। फेज 4 में ब्लोइंग साउंड मतलब ब्लड आराम से नॉर्मली जा रहा है, आखिरी में वो खत्म हो जा रहा है ना, वो साइलेंस हो रहा है। सो यहाँ पर क्या कहना चाहता है आपको, ये साइलेंस वाला कोरट को 5 तक आएगा, ये डिसअपियरेंस ऑफ 5, यहाँ पर आपको बीपी चेक कर लो, ये 70 आएगा, नो प्रॉब्लम, टेक इट एज 70। ओके, डायस्टोलिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं ये सेंटेंस पढ़ रही हूँ, देख लो ना। डिसअपियरेंस ऑफ साउंड्स ऑफ कोरट कॉफ 5 रादर देन द मफलिंग साउंड्स ऑफ कोरट कॉफ 4। ये नहीं चाहिए, 4 वाला काउंट मत करो, बट 5 के बाद आपको मिल रहा है मतलब साइलेंट, एकदम साइलेंट हो रहा है, तब आपको उसको काउंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। व्हाई? बिकॉज आप 90 तक बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब अंडर सिस्टोलिक आती है ना, पेशेंट को कन्वल्शन फिट्स आने लगेगा, तो इसी के चक्कर पे ही हम ये वाला जो साइलेंस कोरट को 5 तक उसको लेने के लिए बोल रहे हैं। हार्ट, लंग्स, लिवर एंड स्प्लीन। हार्ट और लंग्स के लिए हार्ट को क्या चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे और हार्ट का साउंड्स चेक करेंगे, कोई मफलिंग साउंड है, मरमर है, क्या चेक करेंगे। लंग्स में क्या चेक करेंगे, उसका साउंड्स वगैरह चेक करेंगे, क्लियर है नहीं तो पूरा कंजेशन है क्या चेक करेंगे। लीवर और स्प्लीन में पैल्पेट करेंगे, चारों उंगलियां लगाने के बाद उसको पूरा थोड़ा हल्का से दबा कर पैल्पेट गोल गोल घुमाकर उसके चेक करेंगे, वो सुजा है हार्ड है क्या पता चलेगा। हार्ड है तो आपको क्या मिलेगा,
मेगाली, एनलार्जमेंट को मेगाली मीन्स इट इज एनलार्जमेंट कहता है। लिवर का हेपाटो कहता है, राइट। और स्प्लीन का स्प्लीनो कहता है। हेपाटो स्प्लीनो मेगाली हो जाता है। तो आपको पूरा 4 उंगलियां लगाकर उसको जो रिब्स के नीचे में राइट साइड में उसको लगा के थोड़ा से पैल्पेट करके देखेंगे, आपको लिवर मिल जाएगा। और पीछे से लेफ्ट साइड में देखेंगे स्प्लीन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एनलार्जमेंट। टेंडरनेस क्या होता है? पेन ऑन टच, तो वो चेक करना पड़ेगा। जैसे छूने के बाद किसी किसी को दर्द होता है ना, तो टेंडरनेस अच्छा साइन नहीं है। ब्रेस्ट में क्या चेक करना पड़ेगा? क्रैक्ड निपल है ना डिप्रेस्ड निपल है। यूजुअली जो ब्रेस्ट सॉफ्ट ही रहता है। सो क्रैक्ड और डिप्रेस्ड निपल क्यों चेक करना पड़ता है? क्योंकि उसको थोड़ा से निपल को पुलिंग, निपल पुलिंग कहते हैं उसको, थोड़ा से खींचने के लिए उसको तेल लगाकर उसको पुल करने के लिए बोलेंगे, तो वो सही रहेगा। मतलब एटलीस्ट डिलीवरी के पहले वो थोड़ा बहुत सीधा आ जाएगा। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन में अपडम में चेक करना पड़ेगा टोन सही है नहीं है। ओके, जैसे 4 बच्चा 5 बच्चा जो पैदा होने के बाद क्या होता है, पेट एकदम लूज हो जाती है एकदम। ओके, उसको फ्लैबी बोलते हैं। फ्लैबी माने लूज अपडमन कहता है। और इंसेशन स्कार है, कहीं ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ वो पता चल जाएगा इंसेशन स्कार पे। और प्रेजेंस ऑफ हर्निएशन, राइट। हर्निया है, मतलब हर्निया का मतलब है प्रोट्रूड, मतलब एक जगह में लूज मसल्स होंगे, तो एक उठा वाला जगह मतलब गिल्टी जैसे दिखाई देगा, बट गिल्टी नहीं है। गिल्टी हार्ड होती है बट ये सॉफ्ट रहता है हर्निएशन पे। स्किन का कंडीशन एब्डोमेन में क्या चेक करना पड़ेगा? ओके, यहाँ पर फंडस हाइट चेक करना पड़ेगा, सिम्फाइसिस फंडल हाइट। सो यहाँ पर नीचे लिंक दे देती हूँ, उसमें देख लेना। थोड़ा डिटेली देखेंगे तो आपको सिम्फाइसिस फंडल हाइट कैसे चेक करना पड़ेगा उसमें दिया गया है। सो यहाँ 12 सप्ताह में सिम्फाइसिस पीपस तक होता है, अम्ब्लिकस में 24 वीक्स एंड जिफिस्टर्नम के नीचे में 36 वीक्स होती है। सो वेजेनल एग्जामिनेशन पुराना समय में करता था, आजकल वेजेनल एग्जामिनेशन नहीं करता है। वो कब करना पड़ता है? फर्स्ट विजिट पे करना पड़ता है, वो भी 12 सप्ताह के पहले करना पड़ता है। क्यों करता था? क्योंकि वो प्रेगनेंसी है या नहीं है चेक करते थे। जब भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे गुडल साइन होती है, राइट। गुडल साइन में क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्वेक्स, 8 सप्ताह में पता चल जाता है। और पल्सेशन है, ओसिएंडर है, वो भी 8 सप्ताह में पता चल जाता है। तो वो सब साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए पीवी करता था। और उसके बाद यूट्रस का साइज बड़ी है नहीं है, ठीक है, तो वो चेक करते थे। पेल्विक पैथोलॉजी, वहां आसपास में ट्यूमर है या क्या है चेक करने के लिए भी पीवी करते थे। सो जैसे ओमिट करना है, मतलब अवॉइड कब करता है? कभी उसके पास कोई हिस्ट्री है मिसकैरेज के लिए, क्योंकि अभी इंटरनल ऑल्सो होती है ना, जो सर्विक्स है वो क्लोज रहता है, पहले से खुला, और उसी के कारण से उसका अबॉर्शन हो रहा है, और पीवी करेंगे तो क्या होगा, उसका फिर अबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए उस प्रकार की रहेगा, अवॉइड बिल्कुल पीवी नहीं करना है। वेजेनल ब्लीडिंग है तभी भी उसको पीवी नहीं करना है। ओके, एंड नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड में इज अ रूटीन इंटरनल एग्जामिनेशन। अल्ट्रासाउंड इज वेरी सेफ, वो आराम से कर सकते हैं, बिकॉज उसमें एडवर्स साइड इफेक्ट तो बहुत कम है। इसमें क्या करना पड़ेगा वेजेनल एग्जामिनेशन में? पहले उसको ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए बोलना है, और उसके बाद उसको डोर्सल पोजीशन में लेटना है, फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार की। और उसका जो कमर वगैरह मोड़ कर यहाँ पर पैर पूरा फुट यहाँ टेबल तक आना पड़ेगा। हैंड वॉश करने के बाद, ग्लविंग होने के बाद, लेबिया मेजर लेबिया को पूरा दोनों उंगली में उसको खोलने के बाद वेजिनल डिस्चार्ज चेक करेगा। वेजिनल डिस्चार्ज क्या है? वो थिक है, वाइटिश है, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, नहीं तो और कुछ रंग में है, वो चेक करना पड़ता है। एंड अदर देन पेल्विस में चेक करेगा। सिस्टो का मीनिंग क्या है? ब्लैडर। ओके, सील का मतलब है हर्निया। हर्निया मतलब प्रोट्रूशन कहता है। प्रोट्रूशन का मतलब वो यहाँ से नॉर्मल से थोड़ा बाहर आया है, राइट। सपोज इफ दिस इज गोइंग टू बी द एब्डोमेन, यहाँ से थोड़े से बाहर आए, दैट इज हाउ इट इज हर्निया। सो यूट्रेन प्रोलैप्स, प्रोलैप्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल पोजीशन से वो नीचे आ गया, ठीक है, यूट्रस बाहर आ रही है, तो पीवी करके देखेंगे तब पता चल जाएगा यूट्रस नीचे है। और रेक्टोसील का मतलब रेक्टम है, सील का मतलब हर्निया है। तो जनरल एग्जामिनेशन करते समय में वहां से नीचे से कुछ उठा वाला भाग दिखाई देगा, तो ये भी हम इसमें पता चल जाएगा। जो यहाँ पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, कब करेंगे? कभी कोई डाउट है, कभी कुछ वहां पर लग रहा है उनका कैंसर जैसे फीलिंग हो रहा है, तब क्या करेगा? ये वाला जो कस्को स्पेकुलम को, ये बाइवाल स्पेकुलम कहते हैं इसको,
तो ये वाला अच्छे से यहाँ इधर से एक लाइट सोर्स अच्छे से लगाने के बाद उसको चेक करेगा। इसको लगाने के बाद करेंगे कि क्या होगा, ईसी पड़ेगा, ये सर्विकल स्मीयर वगैरह लेना पड़ता है तो, क्योंकि कभी कभी डाउट रहता है ना डॉक्टर लोग, हाँ इसको कैंसर वाला सेल्स को चेक करना पड़ेगा, तब वो लोग वहां पर स्मीयर लेता है और उसके बाद उसको बेचता है। सो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करता है। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन मतलब बाई मतलब दोनों हाथ रहेगा, एक तो सुप्राप्यूबिक को ऊपर इसको प्रेशर देगा, सो यूट्रस थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, और नीचे वाले में पी भी करेगा। यूजुअली राइट हैंड यूज किया जाता है क्योंकि वो डोमिनेंट है। सो यहाँ करते समय में यूट्रस में क्या क्या चेक करेगा, सर्विक्स में उसका थिकनेस चेक करेगा, उसका डायरेक्शन क्या है, उसमें कोई पैथोलॉजी तो प्रॉब्लम नहीं है वो चेक करेगा। फिर यूट्रस आएगा, फिर यूट्रस में चेक करेगा उसका शेप क्या है, पोजीशन क्या है, उसमें थिकनेस वगैरह क्या है वो चेक करेगा। ये सब चेक करने के बाद जो ये वाला जो साइड में जो पार्ट है ना, ये क्या बोलते हैं, अडेनेक्सा। अडेनेक्सा क्या होता है, दिस इज व्हाट, ओवेरी में कोई ट्यूमर हो, नहीं तो यहाँ पर कोई ट्यूमर हो, फेलोपियन ट्यूब में ट्यूमर हो, इसको बोलते हैं अडेनेक्सा। अडेनेक्सा का मतलब यूट्रस की जो अडजॉइनिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं अडेनेक्सा। तो उसमें क्या क्या चेक करेंगे, वहां पर कोई पेल्विक यहाँ पर चेक किया जाता है फोर्निक्स में, ओके, जो लैटरल फोर्निक्स में वहां पर बेबी लगाते समय में कहीं यहाँ पर कुछ तो लग नहीं रहे, तो वहां कुछ करना नहीं है, कुछ चेक नहीं करना है, वो अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होगा। बट बात यह है चेक करते समय में क्लियरली पता चल जाएगा। अदर देन दैट पेल्विस, माँ का पेल्विस एडिक्वेट है बच्चा आने के लिए, वो भी चेक करता है। स्टार्टिंग में चेक करेंगे तो पता चल जाता है हाँ कौन सा वाला इसको डिलीवरी के लिए एनकरेज कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन। ओके, एज आई टोल्ड यू, जो फर्स्ट डोज कब होती है, प्रेगनेंसी का समय में, राइट, प्रेगनेंसी जैसे कंफर्म हो गया उस समय में, नेक्स्ट मंथ में, मीन्स 4 वीक्स का बीच गैप होना चाहिए पहला और दूसरा में, सो 2 डोसेस टीकाकरण लगती है। ठीक है, और सपोज फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट आया नहीं है, 38 वीक्स मतलब डिलीवरी के समय में आ रहा है, तभी भी उसको 38 वीक्स में उसको टीकाकरण लगना पड़ेगा, और 4 सप्ताह के बाद उसको दूसरा टीकाकरण लगना पड़ेगा। और 2 डोसेस इसको टीकाकरण इंपॉर्टेंट है। बट बात है प्रीवियस प्रेगनेंसी में, वो पिछले 3 साल में कभी प्रेग्नेंट हो गया होगा, टीकाकरण लगा होगा, 1 डोज काफी है, ओनली 1 डोज इज लार्ज इनफ। सो ये कितनी अमाउंट लेना पड़ता है, 0.5 ml डीप आईएम देता है। आई फॉरगॉट टू टेल यू, डिप्थीरिया, टेटनस और डिप्थीरिया, ओके, पहले टीटी लगता था, अभी टेटनस और डिप्थीरिया, क्योंकि बच्चों में भी कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस होते हैं डिप्थीरिया के कारण से, whooping cough हो रहा है, तो इसलिए उसको दोनों को कर दिया, तो बेबी को भी उसमें प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए इसको दिया जा रहा है। ओके, सो इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या चेक करेंगे, ओके, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या, हीमोग्लोबिन, स्टार्टिंग में कितना हीमोग्लोबिन है यही तो पता करना पड़ेगा ना, 12 से 16 नॉर्मल होता है, सो 10 के नीचे में होगा माइल्ड है, राइट, और 8 के नीचे में होगा मॉडरेट है, और 7 के नीचे में होगा सीवियर है, तो उसके अनुसार में उसको आयरन टैबलेट खाने के लिए बोलना पड़ेगा, प्लस नहीं तो कोई आयरन का जो आईवी आईवी भी लगाना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। हीमोग्लोबिन फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लास्ट जाते जाते कम होते रहेगा। हिमेटोक्रिट, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल का वॉल्यूम मतलब है जो ये सेल वॉल्यूम, देखो ये जो लाल रंग होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल्यूम, ओके, सो ये पूरी पैक्ड सेल है, ये देखो इतनी ज्यादा है इसमें, सो इसमें जो पानी का मात्रा कम है, राइट, इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन, दिस इज नॉट पानी, दिस इज अ प्लाज्मा, राइट, सो नॉर्मली ये दोनों बराबर होना चाहिए, बट बात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। अनीमिया में आरबीसी कम पड़ेगा, इसका प्लाज्मा ज्यादा पड़ेगा, सो पैक्ड सेल टेस्ट भी कहते हैं उसको, सो दिस ऑल्सो हैज बीन डन। एबीओ, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में ओ ग्रुप है, माँ का ओ ग्रुप है, तो ओ ग्रुप है तो बच्चे को, पहला वाला बच्चे को पीलिया होने का चांसेस होता है, क्योंकि वो ग्रुप वाले, वो ओ ग्रुप वाले को एंटीबॉडीज ही रहता है, एंटीजन नहीं रहता है। नेक्स्ट आर एच ग्रुपिंग, सो नेगेटिव मदर को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव मदर को दूसरा बच्चा में नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान कैसे होगा, वो भी पीलिया होगा, बच्चे को आरबीसी पूरा वो तोड़ देता है, मतलब हीमोलाइसिस करवा देता है, तो इसलिए वो भी चेक करना है। सो आर एच नेगेटिव मदर है, डिलीवरी के बाद 72 घंटे के अंदर में उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ब्लड ग्लूकोज एंड मोर ओवर एबीओ प्लस आर एच टाइपिंग किसके लिए होता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो वो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कोई तो चाहिए ना, तो पहले से पता होगा तो उसको रेडी करके रख सकता है। ब्लड ग्लूकोज जेस्टेशनल डायबिटीज का चेक करने के लिए,
ओके। और VDRL सिफिलिस को चेक करने के लिए, वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। सो इन केस सिफिलिस है तो उसको सीधा सिजेरियन करेगा इसलिए। और सीरोलॉजी एंटीबॉडीज कभी कभी जरूरत पड़ता है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जी है, हेपेटाइटिस वाला में उसमें चेक करने के बाद उसको देखना पड़ेगा। अदर देन दैट यूरिन नॉर्मली प्रोटीन, शुगर और पस सेल्स को चेक करता है। सो यूरिन क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को बोलना क्लीन कैच यूरिन, क्लीन कैच यूरिन क्या करना पड़ता है, उनको एक एक कंटेनर देना, साफ शुद्ध वाला कंटेनर देना है, और उसको वहीं कहीं नहीं छुएगी, तो वो जाएगी पूरा वल्वा को पानी से धुला देगी, सोपम से धुला देगी, अच्छी बात है। और उसके बाद बोलना है, सपोज वो यूरिन पास करती है, उसमें 3 भाग डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल सुसु कर रही है, थोड़ा से यूरिन को छोड़ने के लिए बोलना है उसको, जस्ट छोड़ने के बाद थोड़ा नेक्स्ट टाइम में आता ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो प्रोसेस बोलो, वो प्रोसेस यूरिनेशन के प्रोसेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब सुसु करे शुरू और अंतिम कर रहा है, तो उसका मान के चलो उसको 3 भाग डिवाइड करेंगे, जो बीच वाला यूरिन है उसको देना पड़ेगा। ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम मतलब स्टार्टिंग वाले यूरिन को फेंक दे, नहीं चाहिए, और लास्ट वाला को भी रुक दे, कोई जरूरत नहीं है, ये वो बीच वाला जो यूरिन है उसको मिड स्ट्रीम यूरिन है, उसको करेक्ट करने के लिए बोलना है। सो इन केस नाइट्रेट्स है और ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज है, मतलब डिप्स्टिक में पूरा चेक करेंगे, इसमें दिखाई दे रहा पॉजिटिव, इसका मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन है, सो ये भी चेक करता है। फाइनली सर्वाइकल साइटोलॉजी, कोई प्रॉब्लम है, मींस सर्विक्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ लग रहा है, डॉक्टर को पैपानिक्लोस्टेन स्टेन कहता है, उसको पैप्समेर भी कहता है। सी ये ब्रेस्ट, शाइटो ब्रेस्ट, तो सर्विक्स में क्या करेगा, ये 360 डिग्री एंगल में रोटेट करके उसका निकालने के बाद एक छोटा से लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहता है, तो उसमें लिक्विड रहेगा, तो उसमें ये वाला ब्रश को डाल देंगे, तो उसमें सेल्स वगैरह जाने के बाद हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जाएगा, सेल्स में क्या कैंसर है या नहीं है चेक करने के लिए देता है। कभी डाउट है तो वो समय में करते हैं, अदरवाइज नहीं करता है। सो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्पेशली रूबेला में देता है। रूबेला में बच्चों को कंजेनिटल अनोमलीज होने का चांसेस होता है। ओके। सो तो उस समय में रूबेला के लिए टॉर्च इन्फेक्शन करके आती है ना, यू वुड हैव हर्ड इट राइट, टॉक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। सो इन्फेक्शन के कारण से जो रूबेला वैक्सीन के लिए उसको देता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस सपोज ज्यादा है तो उसका एंटीबॉडीज वगैरह चेक करता है। और HIV है उसको भी चेक करता है, क्योंकि उसको अरे मतलब जो ड्रग है, HIV ड्रग्स, उसको बढ़ाने के लिए वो कंसेंट के साथ ये दोनों करना पड़ेगा, बिना कंसेंट से उसको करना नहीं है। जेनेटिक स्क्रीनिंग भी होती है, ये स्पेशली जिसका जेनेटिक हेरिटरी हिस्ट्री है उस प्रकार की। सी अल्फा फीटो प्रोटीन, फीटो का मतलब बच्चा है राइट, सो अल्फा एक प्रोटीन निकलता है फीटस से, वो कहाँ निकलता है, उसका लिवर से निकलती है। सो मेटरनल सीरम में वो मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन। एक ट्रिपल टेस्ट होती है, ट्रिपल टेस्ट मतलब 3 टेस्ट होती है। नंबर 1 टेस्ट क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन, सेकेंड वाला HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और तीसरा ईस्ट्रोल, ईस्ट्रोजन। सो ये तीनों के कारण से मतलब ये 3 टेस्ट इकट्ठा कब करते हैं, 15 to 18 वीक्स में करता है, स्पेशली टू रूल आउट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है। ओके, NTDs कहता है। ओके, सो NTDs अदरवाइज डाउन सिंड्रोम, अदरवाइज क्रोमोसोमल अनोमली, इसको चेक करने के लिए। ओके। सो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी करता है। सो अल्ट्रासाउंड में ट्रांस अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करता है, मतलब अब्डोमेन के ऊपर चेक करता है, और ट्रांस वेजिनल मतलब वेजिना के अंदर में डालकर प्रोब लगा के देखता है। सो यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी कितने दिन हुआ, क्या हुआ, चेक करने के लिए एक्यूरेट डेट पता चल जाता है, कितना बच्चे उसमें पता चल जाता है, कोई अनोमलीज है क्या बच्चों को, कोई हाथ पैर सब सही है क्या देखना पड़ेगा। नहीं तो यूट्रस की अडिनेक्सा, अडिनेक्सा क्या होता है, यूट्रस के साइड में जॉइनिंग जो स्ट्रक्चर्स है ओवरी में, कहीं से कहीं ओवर ट्यूमर तो नहीं है, नहीं तो कुछ और नहीं है, देखने के लिए ये वाला यूज होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके। सो यूजुअली दिस इज वेरी फाइन एंड गुड, बच्चों को दिल धड़कन है या नहीं है वो भी पता चल जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 18 to 20 वीक्स के आसपास में चेक करता है, क्या चेक करता है इसमें मेनली बच्चे को अनोमलीज, बिकॉज पहला 3 महीना में बनता है, बच्चा बन रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, बट बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल अनोमली वगैरह चेक किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ है वो चेक किया जाता है। और प्लासेंटा कहाँ पर लोकेटेड है, ओके, प्लासेंटा तो पता है यूट्रस की जो
अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में नहीं होता है। सो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लेकर प्लासेंटा प्रीविया हो जाएगा, फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा ब्लीडिंग के लिए। वो चेक करने के लिए मतलब आइडिया रहेगा इसको नॉर्मल कंडक्ट करना क्या नहीं है। So there is called as a level 1, level 2, level 3 sonographies. ओके, सो लेवल 1 का मतलब एम्ब्रियो कैसे है, बच्चे को दिल धड़कन है या नहीं है, और फीटल डिमाइस मतलब बच्चा जिंदा है या मर गया है वो देखना है। ट्विंस है, एलएमपी राइट है क्या वो चेक करता है, प्लासेंटा लोकेशन वगैरह चेक करता है पहला पे। दूसरा में थोड़ा से आगे बढ़ेगा तो बच्चा तो बन गया, हार्ट रेट वगैरह हो, बट बात है उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मतलब एनेंसेफेली होता है, मैंने जो माइलोसील्स होता है मतलब पूरा स्पाइनल कॉर्ड पूरा बाहर दिखाई दे रहा है, राइट। अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, अब्डोमिनल में क्या होगा बच्चे को अब्डोमिनल में अम्बलिकस के आसपास में एक इंटेस्टाइन्स पूरा बाहर निकल जाता है, दैट इज वॉट इज अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। सो एक गैस्ट्रो काइकिस कहते हैं, गैस्ट्रोकाइकिस का मतलब ये होता है वहां पर पूरा इंटेस्टाइन बाहर ही निकल के आ रहा है। बट बात यह है ओम्फोलोसील क्या होता है, ओम्फोलोसील पे वो मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है बट इंटेस्टाइन्स पूरा आंखों में दिखाई दे रहा है, राइट। सो वो चेक करने के लिए इस लेवल 2 का सोनोग्राफी यूज किया जाता है। एंड लेवल 3 का जो सोनोग्राफी है, फीटल ऑर्गन्स है, किडनी है, ठीक है, और मतलब हार्ट में जो जो क्या बोलता है सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करने के लिए हेल्प करता है। फाइनली रेपिटेशन कब करते हैं इन्वेस्टिगेशन, हीमोग्लोबिन चेक करेगा 28 और 36 वीक में, क्योंकि 36 वीक के बाद डिलीवरी में जाएगी तो पता चलेगा सिजेरियन के लिए 10 ग्राम चाहिए, इसीलिए यूरिन डिप्स्टिक से चेक किया जाता है प्रोटीन और शुगर के लिए, एवरी विजिट में चेक किया जाएगा। बट 5वां महीना में उसको प्री एक्लाम्शिया में रहेगा तो एल्बुमिन दिखाई देगी, और जेस्टेशनल डायबिटीज हो तो उसको शुगर दिखाई देगी यूरिन पे, तो तभी हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसलिए हर विजिट में ये दोनों चेक करना पड़ेगा। फाइनली ऑल विजिट में क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब सब्सिक्वेंट विजिट मतलब इसके बाद जो भी विजिट आती है उसमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा। सो जनरल विजिट है, जनरल विजिट है नॉर्मली 7वां महीना तक, हर महीना मतलब 4 सप्ताह मान के चलो 1 महीना, एवरी मंथ उसको 7 महीने तक चेकअप जाना चाहिए हर महीना में। बट यहाँ पर जो 8वां महीना होता है उस समय में सप्ताह में 15 दिन में 2 बार जाना पड़ेगा, मतलब 15 दिन में 1 बार जाना पड़ेगा। ओके, एंड फाइनली 8वां और 9वां महीना आसपास में, मतलब इट इज लाइक मतलब 9वां महीने के आसपास में, बट जो लास्ट वीक होता है डिलीवरी का समय में हर सप्ताह में जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज जनरल वन। WHO तो पता है सबका, पहला 16 वीक में फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट 24 to 28 वीक्स, 32 वीक्स में थर्ड विजिट, फोर्थ विजिट में 36 वीक्स में। सो हिस्ट्री में क्या क्या कलेक्ट करेंगे, उसको कोई नया सिम्टम्स तो नहीं है, हेडेक है तो प्री एक्लाम्शिया में दिखाई देता है, डिसयूरिया मतलब यूटीआई है, डिस मतलब पेनफुल, यूरिया माना यूरिन, ओके। सो डिस माना पेनफुल और यूरिया मतलब इट इज यूरिन, सो ये है तो यूटीआई को दिखाई देता है। सो क्विकनिंग, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर एट 18 to 20 वीक्स का आसपास में दिखाई देगा। सो लुक एट दिस वन, ओके। सो क्विकनिंग 20 सप्ताह होती है, मतलब वो होती है इट इज 5वां महीना होती है फॉर प्राइमरी मदर्स, एंड 18 सप्ताह होता है मल्टी। जनरल विजिट में क्या क्या चेक करेंगे, वेट चेक करना पड़ेगा, पेलआर, ओके, अनीमिया के लिए चेक करता है, एडिमा पैर में है ना तो कहाँ पर एडिमा चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करता है। अब्डोमिनल एग्जामिनेशंस में लीनिया नाइग्रा, सो लुक एट दिस वन लीनिया नाइग्रा, ओके, जो लाइन लगाता है, ओके। सो दिस इज व्हाट लीनिया नाइग्रा, सीधा एक लाइन रहेगा, दिस इज हाइपरपिगमेंटेशन 24 वीक्स के आसपास में ये सब आती है। ये स्ट्राया ग्रेविडेरियम कहता है, स्ट्रेच मार्क्स है, ये देखो इंसिशनल स्कार है या नहीं ये देखना है। सो अब्डोमिनल पैल्पेशंस में क्या चेक करेंगे, हाइट ऑफ द फंडस। सो हाइट ऑफ द फंडस में दैट्स व्हाट यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट 3 is my penis, ओके, ओके हिट इज हियर। सो यहाँ पर देखो सिम्फाइसिस पीपेंसी 12 सप्ताह, अम्बलिकस में 24 और यहाँ पर 36। सो ये हाइट ऑफ द फंडस में चेक करना है।
बेलॉटमेंट, बेलॉट ये एक्सटर्नल बेलॉटमेंट है। ये देखो हाथ यहाँ से थोड़ा सा धक्का दे रहा है तो ये वाला बेबी यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब फ्लूइड वगैरह अडिक्वेट है, वो चेक करने के लिए फीटल पार्ट्स वगैरह चेक पता चल जाएगा, बच्चों मूवमेंट को भी पता चल जाएगा। ऑस्कलटेट करके यहाँ देखो इसमें पता चल जाएगा, यहाँ पर हार्ट स्टेथोस्कोप लगाएं तो पता चल जाएगा। इंटरनल बेलॉटमेंट में भी पता चल जाता है। सो यूजुअली दे डोंट डू एन इंटरनल बेलॉटमेंट, यूजुअली एक्सटर्नल ओनली दे डू इट। उसके अलावा बच्चे को प्रेजेंटेशन क्या है, ओके प्रेजेंट, ये लाई है, ये लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, लंबा है ये सपोज इधर रहेगा तो हॉरिजॉन्टल है, राइट, ये टेढ़ा रहेगा तो ओब्लिक है। सो वो लाई देखेगा, प्रेजेंटेशन, ये देखो कमर है नीचे में, ओके। नॉर्मली 34 वीक्स का आसपास में उसको जो हेड है फिक्स हो जाती है, ओके, हेड जो भी पार्ट है जो लोअर पोल में रहते हैं वो फिक्स हो जाती है। सो यहाँ पर इसको कमर है, सो ब्रिज प्रेजेंटेशन है। सो कौन सा वाला प्रेजेंटेशन वो देखना पड़ेगा, उसको ग्रोथ कैसे है, लाइकर एडिक्वेट नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, उसमें पता चलेगा व्हाट इज दैट अल्ट्रासाउंड पे। सो 5 से 25 सेंटीमीटर तक इसको नॉर्मल कहता है। 5 के नीचे में होगा एक पॉकेट, इसको एक पॉकेट कहते हैं, 2 पॉकेट होते हैं, 3 पॉकेट है, एक ही पॉकेट में वो चेक करते हैं कितना फ्लूइड है करके, ओके। सो 5 to 25 सेंटीमीटर का अंदर में होगा इट इज नॉर्मल, सपोज इट इज लेस देन दैट इट इज ओलिगोहिड्रामिनियस, 25 के ऊपर होगा पॉलीहाइड्रामिनियस। अब्डोमिनल गर्थ होती है जो अम्बलाइकस की अम्बलाइकस टू अम्बलाइकस लगाता है, ओके ओके, दिस इज अम्बलाइकस टू अम्बलाइकस, सी लुक एट दिस वन, ओके। सो यहाँ पर लगाता है, बट 30 वीक्स के बाद क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर आसपास में प्रति सप्ताह में बढ़ता है। टोटली जो टर्म मतलब जो डिलीवरी का टाइम हो रहा है वो 95 to 100 सेंटीमीटर होती है। फाइनली यूट्राइन मास और अब्डोमिनल टेंडरनेस वगैरह चेक करना पड़ता है, फीटल मूवमेंट चेक करना है। फाइनली वेजिनल एग्जामिनेशन बीच में कभी नहीं करता है, बट बात यह है पेल्विस एडिक्वेट है या नहीं है वो भी लेबर का समय में करता है, नहीं तो इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन का मतलब है लेबर को शुरुआत करने के लिए कोई दवाई पानी देता है, उसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर, इनिशिएशन कहता है, इनिशिएट, इसको इंडक्शन कहता है, ओके, शुरुआत, ओके। और ये क्यों करते पीवी, सेफेलो मतलब बच्चे को सिर और माँ का पेल्विस, क्या बच्चा का सिर बाहर आने का नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी होगा, अदरवाइज सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन से बनेगा नहीं, क्या देखना पड़ेगा। बट याद रखना वेजिनल ब्लीडिंग है, बिल्कुल पीवी करना मना है, ओके। एंटीनेटल एडवाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो एनी क्वेश्चंस कमेंट कर लेना।